वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपका है पॉलिटिकल साइंस का वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हिंदी में बोलते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या पाश्चात्य राजनीतिक विचार। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। आपको बता दूं कि इससे पहले एक मॉडल पेपर मेरा और होगा, खास करके फोर्थ सेमेस्टर का, बीए सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद में जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाते हो तो यही आपको पढ़ना पड़ेगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो अभी जिस विश्वविद्यालय का पेपर चल रहा है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का, तो उसकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं। और बाकी विश्वविद्यालयों की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होगी, तो उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बाकी अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लिखित होंगी, तो लिखित वाला मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, जल्द ही आपके समक्ष आएगा, उसको लेकर के आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो न्यू मॉडल पेपर है ये 2023 की परीक्षाओं के लिए। पॉलिटिकल साइंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का यह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में चर्चा होगी और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। एक बात मैं और आपको बताऊंगा कि इससे पहले मैंने शुरुआती चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको दे दिया है, तो एक वीडियो इससे पहले और अवेलेबल है, उसको देख लीजिएगा। और एक ये वीडियो, दो वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। तो चलिए मैं चर्चा करता हूँ आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो यही वीडियो था, बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का, ये राजनीति विज्ञान हल मॉडल पेपर 2023 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 150 एमसीक्यूज़ का ये। तो इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को चर्चा कर लिया था, जैसे इन सभी प्रश्नों के बारे में हमने आपको बता दिया था। ये सारे प्रश्न आपके हो चुके थे, ठीक है। लेकिन कुछ प्रश्न अभी भी जो है इसमें बचे हुए थे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके हो चुके थे। लाक वगैरह के बारे में हमने बता दिया था आपको, जीन जैक्स रूसो के बारे में भी हो चुका था। ये प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न था उस दिन का। इसके बाद में मैंने इस प्रश्नों के बारे में दिखाया होगा। तो ये प्रश्न आज की वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न, अब देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न जिसके बारे में चर्चा होनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा होनी है। आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नों के ऊपर और जानते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप उसको जान पाएंगे। चलिए समझते हैं भाई। आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं प्रश्न। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से एक बार देखेंगे वीडियो को। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, ज्ञानोदय का युग माना जाता है। ज्ञान का उदय होना, उसी को बोलते हैं ज्ञानोदय। तो बताइए ज्ञानोदय का एक प्रकार से युग कौन सा युग माना जाता है? ज्ञान का उदय जिसको आप बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान का उदय। आप बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन है 15वीं से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 16वीं से 17वीं शताब्दी, सी है 17वीं से 18वीं और डी है आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, प्रबोधन का भी मतलब ज्ञानोदय से तात्पर्य लिया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बताया भाई, ज्ञानोदय का जो युग माना जाता है वो कौन सा शताब्दी माना जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन जो है आपका 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी का काल जो है ये ज्ञानोदय का युग माना जाता है। 17वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए 1600 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय काल है, नहीं 1601 से मान लेते हैं हम, 1601 से लेकर के 1700 का जो समय काल है इसको बोलेंगे 17वीं शताब्दी, ठीक है। क्योंकि 1600 तो ऑलरेडी पूरा हो चुका, उसके अंदर 1601, 2, 3, 4 इस प्रकार से, तो ये 1700 में आप चल रहे हैं ना। तो 1600 के बाद में यानी 1601 से लेकर के 1699 1700 तक का जो समय काल है उसको 17वीं शताब्दी, और 1701 ईस्वी से लेकर के 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी तक का जो समय काल है उसको बोलते हैं 18वीं शताब्दी। 1801 से लेकर के 19वीं मतलब 1900 ईस्वी तक बोलेंगे आप 19वीं शताब्दी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है? चूँकि इस समय 2000 के प्लस हम चल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? ये 21वीं शताब्दी है, ठीक है। 21वीं शताब्दी, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वीं से 18वीं शताब्दी का जो काल है ज्ञानोदय का युग माना जाता है। 1601 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक का जो समय काल है उसी को बोलते हैं ज्ञानोदय का समय, एक प्रकार से ये 100 वर्षों का, और 1800 यानी कि लगभग आप बोलेंगे
17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी का काल जो एक प्रकार से रहा है 200 वर्षों का, तो ये एक प्रकार से रहा है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्रबोधन युग के दार्शनिकों में नाम किसका नहीं आता है? प्रबोधन बताइए, प्रबोधन में किसका नाम नहीं आता है? इनमें से फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दिदरो, जॉन लॉक, वॉल्टेयर या फिर एस.जे. लास्की। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो प्रबोधन के आंदोलन के जो प्रवर्तक विद्वान रहे हैं उसमें खास करके अधिकांश प्रवर्तक या तो फ्रांस से निवास करने वाले लोग हैं, यानी फ्रांसीसी विचारक रहे हैं। और फ्रांस में आप देखते हैं चूँकि बौद्धिक क्रांति से क्या हुआ, लोगों के अंदर एक प्रकार से बुद्धिजीवी वर्ग का भी उदय हुआ है। प्रबुद्धवादियों के नाम से भी रूस के विचारों को जाना जाता है, रूस की जो परंपरा रही है उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं रूस के बहुत सारे विद्वान हैं, फ्रांस के बहुत सारे विद्वान हैं। ओके, और फ्रांस के प्रबुद्धवादियों में आपको पता होगा जैसे कि पेरे बेली हो गए, ये भी खास करके प्रबोधनवाद के आंदोलन में भाग लेते हैं। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, दिदरो, क्योसनो, तमाम प्रकार के विद्वान हैं, ये फ्रांस के हैं। और फ्रांस के बाहर के भी कुछ विद्वान हैं, जैसे अंग्रेजी दार्शनिक हैं, लॉक ये भी शामिल हैं, स्टॉक शामिल हैं, इसके अलावा एडम स्मिथ शामिल हैं। जर्मन दार्शनिक थे कांट, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो भी शामिल हैं प्रबोधन युग में। ठीक है, प्रबोधन का मतलब क्या होता है? प्रबोधन का मतलब होता है सीधा सीधा कि खास करके आप देखते हैं कि नई मान्यताओं को ग्रहण करना एक प्रकार से प्रबोधन का सीधा सा मतलब होता है। प्रबोधन आप देखते हैं जैसे कि जिसमें एक प्रकार से नई चीज़ों को अपनाया जाए, क्रांति के माध्यम से हो या फिर एक प्रकार से विज्ञान की चीज़ों को अपनाना, एक प्रकार से वो प्रबोधन कहलाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रबोधन में सीधे सीधे आप समझ सकते हैं उसमें क्या होता है कि इसके उदय में खास करके तमाम सारे विचारकों ने अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए सामाजिक जो बुराइयां थीं उनका पर्दाफाश किया, समाज को भी प्रभावित किया। और ख़ास करके ऐसे विचारकों का नारा रहता था कि भाई तर्क, सहिष्णुता और मानवता, यानी रीज़न और टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके धर्म आगे बढ़ा। तो धार्मिक जो बुराइयां थी उनको पर्दाफाश किया गया। और आप देखते हैं धर्मनिरपेक्ष चीज़ें सामने आई और भी तमाम प्रकार की चीज़ें सामने आई, जिसको लोग एक प्रकार से प्रबोधन या ज्ञानोदय बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज़ों को वैसे अंधविश्वास के रूप में मानना नहीं, उसको किस प्रकार से समझना, तर्क के आधार पर, और एक प्रकार से तर्क के साथ हर एक चीज़ को मानना। तो ये एक प्रकार से प्रबोधन या ज्ञानोदय के बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रबोधन के दार्शनिकों में कौन शामिल नहीं है भाई? तो इनमें मैंने आपको सभी का नाम मैंने बता दिया। इसमें दिदरो शामिल है, जॉन लॉक शामिल है, वॉल्टेयर भी शामिल है, एस.जे. लास्की ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, मॉन्टेस्क्यू का जन्म हुआ था, यानी कहाँ पर हुआ था या कब हुआ था बताएं। मॉन्टेस्क्यू का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था भाई? वो हुआ था 1689 में, और ख़ास करके 18 जनवरी की डेट को इनका जन्म हुआ था मॉन्टेस्क्यू का। तो 1689 आपको कहीं पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 जनवरी को मॉन्टेस्क्यू का जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था यह भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर भैया? इनका जन्म हुआ था खास करके साटो डी ला ब्रेडे नामक एक स्थान है, साटो, ठीक है, साटो डी ला ब्रेडे, ठीक है, लिख लीजिएगा। साटो डे ला जो है ब्रेडे नामक स्थान पर मॉन्टेस्क्यू का जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था चार्ल्स लुई सेकेंडेट। ठीक है, तो इनके बचपन का क्या नाम था? चार्ल्स लुई सेकेंडेंट इनका नाम था बचपन का। ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और फ्रांस के विचारक हैं मॉन्टेस्क्यू, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के विचारक हैं मॉन्टेस्क्यू? तो मॉन्टेस्क्यू जो हैं ये फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक हैं, तत्ववेत्ता हैं और इतिहासकार भी मॉन्टेस्क्यू हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, मतलब थे, अब नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इनकी जो सबसे फेमस रचना है खास करके मॉन्टेस्क्यू महोदय की, वो कौन सी रचना है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, इनकी बड़ी फेमस रचना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप बता दीजिएगा कौन है भाई? मॉन्टेस्क्यू हैं। ओके, और इस पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था द स्पिरिट ऑफ लॉज का, वो 1748 ईस्वी में पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। जन्म 1689 में हुआ था इनका, लेकिन पुस्तक का प्रकाशन 1748 में हुआ था। और ख़ास करके जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक है, इस पुस्तक में खास करके
मांटेस्क्यू के द्वारा फ्रांस के निरंकुश शासन की निंदा की गई है, उसकी बुराई बताई गई है। मतलब उसमें जो गंदी चीज़ें थी, मतलब गंदी चीज़ का मतलब ये है कि भाई जो बुराइयाँ थी उसमें निरंकुशता में, निरंकुश शासन में, चूँकि फ्रांस में निरंकुशता का शासन था, निरंकुश शासन था, ठीक है, तो उसकी निंदा मिलती है। और ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को अच्छा बताया जाता है। और ख़ास करके मांटेस्क्यू ने इसमें अपनी पुस्तक में शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया था। मतलब शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को दिया नहीं था, उसकी वकालत करी थी, उसको आगे बढ़ाने में एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये मांटेस्क्यू के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, लुई 14वें का समकालीन था। लुई 14वें का समकालीन कौन था भाई, बताएं कौन था? दिदरो था, मांटेस्क्यू था, या पेरीबेली या फिर रूसो? तो लुई 14वें का जो खास करके समकालीन व्यक्ति है, विद्वान है, वो कौन है भाई? वो हैं आपके पेरेबेली। पेरेबेली जो हैं ये लुई 14वें के समकालीन है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक समाज सुधारवादी पादरी के पुत्र हैं ये, खास करके पेरेबेली लुई 14वें के कौन है? समकालीन है, मतलब उन्हीं के एक प्रकार से समय के ये विद्वान हैं। और युवा होने पर इन्होंने क्या किया, जिनेवा में दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता नियुक्त कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा आप देखते हैं ये खास करके जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बिना डरे निर्भय होकर के ये एक प्रकार से लेखन कौशल को आगे बढ़ाते मतलब ये एक लेखक हैं पेरीबेली, सुधारवादी पादरी के पुत्र हैं, लुई 14वें के समकालीन हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके इनकी पुस्तक भी है 1688 ईस्वी में, वाट होली कैथोलिक फ्रांस आर्डर दी रिलीज, मतलब कि रिलीज्म ऑफ लुई 14 रियली इज़। ये इतनी लंबी पुस्तक का टाइटल है, इसको लिखा इन्होंने। और लुई के द्वारा, लुई 14वां जो था उनके द्वारा जो एक प्रकार से जो घोषणा की गई थी उस घोषणा की आलोचना भी इसने करी। और 1697 ईस्वी में बेली की खास करके एक पुस्तक और प्रकाशित होती है, हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल डिक्शनरी। हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल डिक्शनरी जो है पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, 1697 में प्रकाशन में आती है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पुस्तक का आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल डिक्शनरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताइएगा पेरीबेली है पुस्तक। आपसे ये प्रश्न लुई 14वें के समकालीन कौन था, तो पेरीबेली था, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन विचारक एक सुधारवादी पादरी के पुत्र थे, तो आप बताएंगे पेरीबेली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, वाल्टेयर का जन्म हुआ था। वाल्टेयर महोदय का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था भाई, ये पूछा गया है। तो वाल्टेयर का जन्म हुआ था कहाँ पर भाई, पेरिस में हुआ था। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो पेरिस में जन्म हुआ था। अच्छा, पूछा था कि भाई वाल्टेयर का जन्म कब हुआ था, तो वाल्टेयर महोदय का जन्म हुआ था 1694 ईस्वी में। कब हुआ था भैया, 1694 ईस्वी में वाल्टेयर महोदय का जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम जो है खास करके वाल्टेयर महोदय का, इनका मूल नाम है फ्रांसवा मेरी एरोएट। क्या नाम है, फ्रांसवा मेरी एरोएट इनका नाम है। और एक महान लेखक हैं वाल्टेयर थे, और एक कवि थे, दार्शनिक थे, पत्रकार भी थे, नाटककार भी थे, आलोचक भी थे। और ख़ास करके इसमें सबसे बड़ा जो खास करके ढंग रहा है वो व्यंग्यकार का रहा है। वाल्टेयर एक व्यंग्यकार थे, यानी कि एक प्रकार से व्यंग्य के माध्यम से अपनी बातें रखते थे। और वाल्टेयर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है लुई 14वें का युग। लुई 14वें के युग नाम से पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई। और इसमें इन्होंने लुई के विषय में लिखा, मतलब कि उनके विषय में लिखा भी, और उस समय के विचारकों, लेखकों और कलाकारों इन सभी पर भी चर्चा करी। और तत्कालीन जो प्रबुद्धता थी उसको खास करके सजीवता प्रदान करी, यानी जीवंत करने का प्रयास किया। आप देखते 1763 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक और प्रकाशित होती है, उस पुस्तक का नाम है ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस। ये पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है, एग्जाम में आपसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। कौन सी पुस्तक है, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस पुस्तक है, 1763 ईस्वी में प्रकाशन में आती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इस पुस्तक में वाल्टेयर महोदय ने असहनशीलता को अनुचित ही नहीं बताया, अपितु एक कलंक के रूप में वर्णित किया। अगर आप जो है असहनशील हैं तो उसको एक प्रकार से उन्होंने नकारा, असहनशीलता को अनुचित ठहराया और कहा कि एक कलंक के रूप में है। और सच तो यह है कि 18वीं शताब्दी की जागृति आज वाल्टेयर युग के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो वाल्टेयर एक महान विद्वान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा फेमस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट
किसकी पुस्तक है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बड़ी फेमस पुस्तक है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक समझौता, मतलब एक प्रकार सामाजिक समझौता बोला जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में। सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है, तो उसमें बहुत सारे विद्वानों का नाम आता है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो लिखी है वो रूसो महोदय ने लिखी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, एक मिनट प्लीज़, ये बी ऑप्शन होगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। रूसो का जन्म कब हुआ था भाई? रूसो का जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1712 ईस्वी में रूसो का जन्म हुआ था। जिनेवा के बदनाम जो है घड़ी साज के घर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो घड़ी साज के घर इनका जन्म हुआ था। कहाँ? बदनाम एक प्रकार से घड़ी साज थे जिनेवा में, उनके घर में इनका जन्म हुआ था 1712 ईस्वी में। और फ्रांस के सर्वाधिक प्रबुद्ध दार्शनिक में से एक माने जाते हैं रूसो। और रूसो ने अपने एक निबंध, उनका एक निबंध भी है बड़ा फेमस है, तो एग्जाम में प्रश्न इससे बन सकता है कि डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है या इस निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के लेखक है रूसो। कौन सी पुस्तक है, मतलब कि कौन सा निबंध है? डिस्कोर्सेस ऑन साइंस एंड आर्ट। ठीक है, और आधुनिक सभ्यता की खुल करके इस निबंध में इन्होंने आलोचना करी। और इनका एक लेख और आता है 1754 ईस्वी में, तो उसमें इन्होंने एक प्रकार से असमानता के उद्गम पर विवेचना प्रस्तुत करी। ठीक है, और उन्होंने एक प्रकार से बताया कि सरल मनुष्य को घमंड या लालच, स्वार्थ, खास करके इन सभी से कैसे पदभ्रष्ट कर दिया जाता है। इन सभी, ये मतलब घमंड, लालच और स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, एक प्रकार से अपने जो अच्छे मार्ग होते हैं उनसे हट जाता है और गलत मार्ग पर चला जाता है, इन्हीं सभी कारण से। तो ये कई प्रकार की चीज़ें। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है इनकी, ये बड़ी फेमस पुस्तक है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत में भी रूसो की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1762 ईस्वी में। ये बात भी ध्यान रखेंगे। जन्म कब हुआ था? 1712 में जन्म हुआ था, 1762 में पुस्तक प्रकाशित हुई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बड़ी फेमस पुस्तक है और ख़ास करके आप देखेंगे कि यह पुस्तक जो है बड़ी फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक में एक शुरुआती शब्द जो इस पुस्तक में लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी हर कहीं पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कथन रूसो का बड़ा फेमस है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न यह भी बन सकता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी वह हर कहीं पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन जैक्स रूसो का ही है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस। ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अच्छा, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इस पुस्तक के लेखक हैं वॉल्टेयर महोदय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस, इस पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है, ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? मैंने बताया था 1763 ईस्वी में। कब? 1763 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 1763 कहीं पर दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न आपका है, इमैनुअल कांट का जन्म कब हुआ था? इमैनुअल कांट का जन्म कब हुआ था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इमैनुअल कांट बड़े फेमस व्यक्ति हैं, बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था भाई इमैनुअल कांट का? तो इमैनुअल कांट का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा सभी लोग भाई। इमैनुअल कांट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, बताइएगा। तो जन्म हुआ था इनका कब? इनका जन्म हुआ था भाई खास करके 1724 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, समीक्षावाद किसने प्रस्तुत किया? समीक्षावाद जो विचार है किसने प्रस्तुत किया भैया, बताइएगा। तो समीक्षावाद जो है ये इमैनुअल कांट का ही विचार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने चीज़ों को समझा जाना। ठीक है, इमैनुअल कांट बड़े फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है, इमैनुअल कांट की बात की जाए, जर्मनी के पूर्वी भाग है प्रसा, और प्रसा प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। उसी प्रसा प्रदेश में आप देखते हैं एक स्थान पड़ता है, एक नगर है कोनिग्सबर्ग। तो एक प्रकार से कोनिग्सबर्ग में इनका जन्म हुआ था। और उस नगर में खास करके घोड़े का साधारण साज बनाने वाले व्यक्ति के घर में इनका जन्म हुआ था। 22 अप्रैल 1724 में इनका जन्म हुआ था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, 22 अप्रैल को 1724 मैंने आपको बताया भी था इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे।
और जब इनका जन्म हुआ था कोजिग वर्ग में, तो खास करके वह जर्मनी का हिस्सा था, ठीक है। लेकिन अब अगर बात की जाए जो कोनिज वर्ग मतलब कि कोनिज वर्ग जो स्थान है वो अब किस देश के हिस्सा है, तो वो रूस में अब स्थित है, ठीक है। और अब इसका नाम क्या है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, अब उस स्थान का नाम है मतलब कि कालिनिनग्राद। तो मतलब कि कालिनिनग्राद जो है उस स्थान का नाम है, क्या नाम है भाई, क्या नाम है, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इनके जो है स्थान का नाम है अब इस समय में। तो ये बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं इमैनुअल कांट, और खास करके जर्मन वैज्ञानिक हैं। 1724 ईस्वी में जन्म होता है। मृत्यु की अगर बात की है तो 1804 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। नीति शास्त्री भी रहे हैं, दार्शनिक भी हैं ये, और इनका वैज्ञानिक मत भी है कांट लाप्लास परिकल्पना, ठीक है, हाइपोथेसिस है ये। इसके अलावा आप देखते हैं इनकी एक प्रकार से वायव्य राशि नेबुला से सौरमंडल उत्पन्न हुआ, तो उसके बारे में इन्होंने ये कांट जो लाप्लास परिकल्पना है कांट के, इमैनुअल कांट की, जियोग्राफी में ये परिभाषा बड़ी फेमस है। खास करके जियोग्राफी में जब आप पढ़ते हैं पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में, तो लाप्लास और कांट की मिली-जुली परिभाषा है, परिकल्पना है। तो वो परिकल्पना खास करके वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और कांट का एक प्रकार से नैतिक मत भी है, नैतिक शुद्धता के बारे में इन्होंने बताया। खास करके उसको बोलते हैं मोरल प्योरिज्म का सिद्धांत दिया। इसके अलावा कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत इन्होंने दिया। इसके अलावा कठोरतावाद यानी कि रिगारिज्म जिसको बोलते हैं, तो कठोरतावाद का सिद्धांत दिया। और इनका दार्शनिक मत आलोचनात्मक दर्शन भी फेमस है, यानी क्रिटिकल फिलोसॉफी। पुस्तक आपसे पूछे किसने लिखा है, तो आप बताएंगे कि भाई इस पुस्तक के लेखक कौन है, इमैनुअल कांट क्रिटिकल फिलोसॉफी के लेखक। तो एक प्रकार से कांट जो है बड़े अच्छे विद्वान की श्रेणी में आते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ चुका है। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। सॉरी। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन माना जाता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उपयोगितावाद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उपयोगितावाद बताएं भाई, उपयोगितावाद का प्रमुख प्रवर्तक कौन माना जाता है। जर्मी बेंथम या जॉन स्टुअर्ट मिल या वर्क या फिर हीगेल। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जर्मी बेंथम उपयोगितावाद की चिंतन की परंपरा में सबसे बढ़िया नाम लिया जाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आप बताने का प्रयास करेंगे। फटाफट से आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताइएगा, बताइए भाई, सभी लोग फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो उपयोगितावाद का सबसे अगर मुख्य प्रवर्तक माने तो जर्मी बेंथम को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मी बेंथम की अगर बात की जाए तो जर्मी बेंथम जो हैं ये ब्रिटिश उपयोगितावाद के बौद्धिक नेता माने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ था किसका, जर्मी बेंथम का, इनका जन्म 15 फरवरी को हुआ था। 1748 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी को। ये बात ध्यान रखेंगे, फरवरी महीने में ठंडी का महीना पड़ता है, उसी में जन्म हुआ था इनका 1748 में। लंदन में इनका जन्म हुआ था, और जिस घर में इनका जन्म हुआ था वो एक प्रकार से वकील थे इनके घर वाले, मतलब संपन्न वकील परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, अध्ययनशील प्रवृत्ति इनकी थी शुरुआत से ही, और खेल कूद में रुचि लेने के बजाय ये शास्त्रीय अध्ययन की ओर ज़्यादा आकृष्ट हुआ करते थे बचपन से ही जर्मी बेंथम। और 3 वर्ष की आयु में लैटिन और 4 वर्ष की आयु में फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन कर लिया इन्होंने। और जब ये 16 साल की हो गए थे, 16 साल बहुत कम आयु होती है, और उसी आयु में ही इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के क्वींस कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इन्होंने कब, 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में आप सोचो ये बीए कर चुके थे, कहाँ से, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। उसमें उससे एफिलेटेड कॉलेज है क्वींस कॉलेज, वहाँ से इन्होंने बीए की उपाधि मतलब कि बीए कर लिया था। और उसके बाद में 1763 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये जो है लिंकन्स इन में प्रवेश करते हैं। और 1772 ईस्वी में कानून की शिक्षा समाप्त करने के बाद में इन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी। चूँकि वकालत इनका बैकग्राउंड रहा है, परिवार वाले वकालत से संबंध रखते थे, तो इसीलिए इन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
तो इसलिए आप देखते हैं कि और इन्होंने क्या किया भाई, बाद में न्याय शास्त्र और वैधानिक दर्शन के भी अध्ययन इन्होंने किया, ठीक है। और इनका उद्देश्य संपूर्ण ब्रिटिश वैधानिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना था। 1776 ईस्वी में इन्होंने उत्तराधिकार में कुछ समाप्ति एक प्रकार से प्राप्त हुई इनको, और भी कई प्रकार की चीज़ें जिसको लेकर के जीविका उपार्जन की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और जब ये 23 साल के थे खास करके, तो उसे एक दिन अनायास ही प्रिस्टले की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है शासन पर निबंध, यसे ऑन गवर्नमेंट। ये पुस्तक है किसकी, प्रिस्टले महोदय की, बड़ी फेमस पुस्तक है। तो उस पुस्तक को इसने पढ़ा जर्मी बेंथम ने। जब उस पुस्तक को पढ़ा तो खास करके उसमें चूँकि हचेसन की पुस्तक से तमाम सारे विचार भी उसमें थे, और उस विचार ये था कि भाई अपने अधिकतम सदस्यों का अधिकतम सुख ही यह मापदंड है जिससे कि राज्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी भाई। तो इस प्रकार से जर्मी बेंथम का जीवन जो रहा है, शुरुआत से ही एक प्रकार से कुशाग्र बुद्धि के थे, शुरुआत से ही एक प्रकार से टैलेंटेड व्यक्ति थे, शुरू से ही 2-3 भाषाओं का ज्ञान, और एक प्रकार से बहुत कम ही उम्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया, बीए कर लिया, और एक प्रकार से वकालत की पढ़ाई करी, वकील भी बने, ठीक है। और एक ज़बरदस्त लेखक के रूप में अपना जीवन गुजारा इन्होंने। और आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने लगभग जो है खास करके अनुमानतः अपने जीवन काल में लगभग 1 लाख पन्ने से अधिक जो है इन्होंने लिखा। और ख़ास करके इनकी लेखों की जो पांडुलिपियाँ हैं जो लगभग 148 संदूकों में बंद हैं, लगभग लंदन विश्वविद्यालय और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी इनकी जो लिखे हुए लेख हैं और आपको रखे हुए मिलेंगे जर्मी बेंथम के। बड़े अच्छे विद्वान हैं जर्मी बेंथम, ठीक है। और 1789 ईस्वी में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आई थी, नैतिकता और विधान निर्माण के सिद्धांत, यानी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। तो इसका प्रकाशन भी हुआ था, तो बड़ी फेमस पुस्तक है। चर्चा करेंगे इनके बारे में, जर्मी बेंथम के बारे में किसी दिन चर्चा करूंगा जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा कि बीच में ही आपको अगर चीज़ें बता दी जाएँ तो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं जर्मी बेंथम। इनकी एक पुस्तक है ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, बड़ी फेमस पुस्तक है वह भी, ठीक है। कई पुस्तक लिखी, इनकी एक पुस्तक है रेडिकलिज्म नॉट डेंजरस, ये भी एक पुस्तक इनकी है, ठीक है। तो कई पुस्तकों का लेखन इन्होंने किया। इसके अलावा इनकी पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो कई सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने, कई सारी धारणाएं इनकी, उपयोगितावादी एक प्रकार से धारणा तो है ही। इसके अलावा सुख और दुख का वर्णन भी इन्होंने किया है। इन्होंने सामान्य सुख और सामान्य दुख के बारे में बताया। सामान्य सुख जो है इन्होंने लगभग 14 प्रकार के सामान्य सुख के बारे में बताया, और सामान्य दुख के बारे में लगभग 12 दुखों के बारे में बताया, जो कि हर व्यक्ति के लिए मतलब जीवन में होते हैं। और भी चीज़ें इन्होंने बताए हैं। हालांकि चर्चा कर लेते हैं इनके प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपका है, सर्वप्रथम उपयोगितावाद शब्द का उपयोग किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उपयोगितावाद का एक प्रकार से प्रयोग किसने किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा सा पता नहीं क्यों गले में दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप लोग का साथ मिलेगा तो आगे पढ़ाई प्रारंभ रहेगी। इसी प्रकार से लगातार मैं आपके लिए आता रहूँगा। तो सर्वप्रथम उपयोगितावाद शब्द का उपयोग किसने किया था भैया? तो किसने किया था? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने करा था, ठीक है। स्टुअर्ट मिल ने करा था सबसे पहले उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। ये ध्यान रखेंगे, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टुअर्ट मिल ने करा था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, उपयोगितावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो उपयोगितावाद पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पुस्तक के लेखक है भाई स्टुअर्ट मिल। उपयोगितावाद पुस्तक के लेखक हैं स्टुअर्ट मिल, और इन्होंने सबसे पहले वो इस शब्द का प्रयोग किया था उपयोगितावाद का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जे.एस. मिल इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम बोलते हैं, जे.एस. मिल मतलब के सिद्धांत से मतलब उपयोगितावाद के विद्वान या भी रहे हैं, और ख़ास करके जर्मी बेंथम भी रहे हैं। तो मिल और बेंथम एक प्रकार से एक दूसरे के मतलब विचारों से इनकी मैच भी मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उपयोगितावाद किस विचारधारा का प्रबल समर्थक माना जाता है? निजी स्वतंत्रता का, या हिंसा का, या क्रांति का, या परिवर्तन का? यानी कि जो उपयोगितावाद विचार है वो किस विचारधारा का प्रबल समर्थक माना जाता है? तो खास करके जिसका समर्थन करता है वो एक प्रकार से पर्सनल एक प्रकार से स्वतंत्रता जो होती है, जो निजी स्वतंत्रता होती है, उसका समर्थन करता है खुल करके। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, आपसे पूछा गया था प्रश्न, बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न क्या है, किसी देश की सरकार ने जर्मी बेंथम की विचारधारा से प्रभावित होकर के अपने यहाँ नागरिकता प्रदान करी थी। तो किस देश की सरकार ने बेंथम की विचारधारा से प्रभावित हो गए थे वो, और प्रभावित होकर के उन्होंने अपने यहाँ की नागरिकता इनको प्रदान कर दी थी। तो कौन सा देश था भाई? फ्रांस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। न्याय संबंधी सुधारों का जन्मदाता किसे माना जाता है भैया? तो न्याय संबंधी सुधारों का जन्मदाता जो माना जाता है वो माना जाता है जर्मी बेंथम को। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, जो सुख और दुख के बारे में मैंने आपको बताया था जर्मी बेंथम के बारे में, तो सामान्य सुख और दुख का वर्गीकरण किया था। तो मैं सुख बता दूं, इन्होंने जो 14 प्रकार के सुखों के बारे में बताया है और जो 12 प्रकार के दुखों के बारे में बताया, उसको आप सुन लीजिएगा। सामान्य सुख की अगर बात की तो पहला सुख इन्होंने बताया इंद्रिय सुख। इंद्रिय यानी कि आप किसी तत्व से सुख ले, जैसे कि आँख, किसी को देख करके आँखों से, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को छू करके, किसी को छू करके आप एक प्रकार सुख अनुभव होता हो आपको, ठीक है, स्पर्श करने के द्वारा, या स्वाद से, या कान से कोई मधुर संगीत सुन लें, या कई प्रकार की चीज़ें, आप कोई चीज़, आप गुलाब की खुशबू सूंघ करके आपको आनंद आता है, ठीक है, या बड़े अच्छे अच्छे पकवानों को आप सूंघते हैं तो अच्छा लगता है, और जब जीभ से बढ़िया चीज़ रसगुल्ला और छेना काटते तो कितना अच्छा लगता है। तो वो होता है इंद्रिय सुख। दूसरा सुख जो होता है इन्होंने बताया वैभव सुख, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति वैभव है तो उसका सुख। तीसरा होता है कौशल का सुख। कौशल का सुख मतलब होता है आपके पास कोई स्किल होती है, आपके पास कला है कुछ काम करने की, तो उससे भी सुख प्राप्ति होती है। चौथा होता है कोई मित्र आपका बना हो तो मित्रता का सुख, ठीक है, अगर आपका कोई मित्र है, चाहे वो एक प्रकार से महिला मित्र है चाहे पुरुष मित्र है, तो उससे सुख की प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं पे। हालांकि दुख की प्राप्ति भी हो सकती है और सुख की भी प्राप्ति हो सकती है मित्र से, तो मित्रता का भी सुख प्राप्त होता है, ठीक है। और पांचवा होता है यश का सुख। यश एक प्रकार से यशस्वी भाव, मतलब तुम्हारा अगर चौतरफा गुणगान हो रहा हो, सभी लोग आपके नाम जान रहे हो, जिधर पहुँचे अरे भैया की जय जयकार हो, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो यश होता है, उससे भी सुख की प्राप्ति होती है। छठा जो सुख मिलता है वो शक्ति या सत्ता का सुख। आपके पास पावर है, अगर किसी के पास पावर है, शक्ति है, बल है किसी के पास, तो वो एक प्रकार से, अच्छा पावर कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, तो वो उन सभी पावर का एक प्रकार से उससे भी सुख मिलता है। सातवां जो सुख की अवधारणा बताई उन्होंने सामान्य सुख के बारे में, वो सुख होता है कल्पना का सुख। आप कोई चीज़ इमेजिन करें और इमेजिन करके आप उसको क्या करें, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई यहाँ हम कॉलेज में पढ़ते थे, उसने हमको देखा था, मैंने उसको देखा था, इस प्रकार से इमेजिन कर रहे हैं, अरे वो दिन आज नहीं है, बीत गए कॉलेज के दिन, बीत गए स्कूलों के दिन, जब हम झगड़ा किया करते थे क्लास में। तो वो भी अच्छा लगता है, जब झगड़े भी अच्छे लगते हैं उस समय के, जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो बीत जाती हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं वह भी अच्छी लगने लगती हैं जब बहुत दिनों के बाद में आप उसको याद करते हैं, ठीक है। उस समय की वादियाँ हवाएं अच्छी लगने लगती हैं, उस समय के पेड़ पत्ते जो है, पेड़ के पत्ते पौधे सब अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो ये इमेजिन करके किसी चीज़ की सुख, ठीक है, कल्पना का सुख। जो आठवां सुख होता है वो होता है धार्मिक सुख। आप किसी धर्म में हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी धर्म में आप हैं और उस धर्म में पूजा पाठ करके रख के आपको सुख की प्राप्ति हो रही, तो बिल्कुल प्राप्त होती है, तो एक धार्मिक सुख होता है। और नौवां सुख होता है दया का सुख। आप किसी कोई व्यक्ति है या कोई एक प्रकार से असहाय व्यक्ति, उसकी आप मदद कर दें, एक प्रकार से दया का भाव। कोई व्यक्ति है और उसको खाने को नहीं मिला तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, अरे यार काश मेरे पास होता तो मैं इसको दे देता, ये दया का भाव उसके प्रति। किसी को चोट लग गई, आपने एक प्रकार से मन में सोचा, उसको उसकी मदद करी, तो वो सुख। 10वां सुख होता है निर्दयता का सुख। निर्दयता का भी सुख कहीं कहीं पर आप देखते हैं, बहुत सारे लोग निर्दयी होते हैं, तो वह भी एक प्रकार से उनको सुख की प्राप्ति होती है, निर्दयी लोगों को। मतलब कि जब वो आप देखते हैं कोई सीरियल किलर वगैरह होते तो वो किसी का मर्डर करने के बाद में फिर खुशी होते हैं, तो वो चीज़ें, तो उससे भी सुख की प्राप्ति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खास करके बेंथम की विचारधारा वो बताते हैं कि इससे भी सुख की प्राप्ति होती है, खास करके कुछ विशेष लोगों को। 11वां जो सुख है वो बताते हैं कि स्मृति का सुख, यानी आप कोई चीज़ याद करके बार बार और उसके बाद में फिर उसके सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, स्मृति कर करके, पुरानी चीज़ों को याद कर करके, ठीक है। और 12वीं चीज़ है, अच्छा स्मृति और कल्पना में दोनों में अंतर होता है। कल्पना होती है जैसे कि आप पुरानी चीज़ों की कल्पना भी कर सकते हैं कि इस समय पुराने ज़माने में ऐसा हो था, उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, इमेजिन कर ले। या फिर आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि भाई वो आए मुझको ऐसे कोई कर दे, वर्तमान का भी और भविष्य का भी, भूत का भी,
किसी भी समय का आप इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन स्मृति आप भूतकाल की ही कर सकते हैं, जो चीज़ बीत गई है, ठीक है। तो स्मृति का सुख। 13वां होता है आपका मतलब 12वां जो सुख है कौन सा है आपका, वो होता है स्मृति सुख। और आपका 12वां सुख कौन सा हो गया आपका भाई, आशा का सुख, ठीक है, आशा का सुख। क्लियर, समझ में आ गई बातें। 13वां सुख कौन सा होता है आपका, संपर्क या मिलन का सुख, किसी से आप संपर्क साधते हैं, मिलते हैं तो उसका भी सुख मिलता है। और 14वां जो सुख की प्राप्ति है वो सहजता का सुख, कोई व्यक्ति सहज है या खुद आप सहज हो तो उससे भी सुख की प्राप्ति होती है। तो ये 14 प्रकार के सुख हैं जो मैंने आपको बताए। और दुखों के बारे में उन्होंने बताया कि 12 प्रकार के दुख भी होते हैं। पहला तो भाई संपर्क से किसी के दुख आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरा, आशा अगर आप किसी के प्रति रखते हैं और आपकी आशा पर वह व्यक्ति खरा नहीं उतरता तो भी आपको दुख की प्राप्ति होगी। तीसरी बात, कभी कभी कल्पना करके भी दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, पुरानी चीज़ों को आप सोच रहे हैं या फिर किसी चीज़ को कल्पना कर रहे हैं और उसमें भी आपको दुख मिल जाए। चौथी चीज़ है स्मरण, कोई चीज़ याद कर करके आपको दुख मिल रहा है, ठीक है। पांचवी चीज़ है निर्दयता का सुख, यानी कि निर्दयता एक प्रकार से दुख, निर्दयी व्यक्ति का भी, कोई व्यक्ति अगर निर्दयता का एक प्रकार से करता है तो उसको दुख की प्राप्ति भी होती है और बाद में सोचता है, पछताता भी है और दूसरा व्यक्ति भी दुखी होता है उससे। छठवां है भाई दया से भी एक प्रकार से, ये भी एक प्रकार से दुख का कारण है। सातवां मतलब दया, कभी कभी दुख भी एक प्रकार से, दया करते समय आपको दुख की भी प्राप्ति होती है, सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर आपके मन में दया आई और अगर आपने उसकी मदद कर दी तो ये तो एक प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर दया का भाव आया और आप एक प्रकार से, आप भी एक प्रकार से बहुत गरीब आदमी, आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं या आप कमज़ोर हैं उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो भी आपको दुख होगा, ठीक है। इसके अलावा धार्मिकता से भी दुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अपयश, ये भी एक प्रकार से दुख की प्राप्ति होती है, अपयश से भी, ठीक है। अपयश माने होता है कि आपका एक प्रकार से कोई आपका पड़ोसी, उसका नाम बहुत फेमस है और आप उसके बगल में है, आपको कोई जानता ही नहीं, तो वो भी एक प्रकार से अपयश। या फिर अपयश का मतलब यह भी हो सकता है कि आपका नाम खराब है मोहल्ले में या कहीं स्थानों पर, तो उससे भी दुख की प्राप्ति होती है। 9वीं चीज़ है शत्रुता से भी दुख मिलता है। चौथा है परेशानी तमाम सारी होती है। और 11वां है दुर्भावना, 12वां है दरिद्रता। तो ये सब एक प्रकार से। अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, यानी संसार में दरिद्रता के जैसा कोई दुख नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मतलब कि जो है जर्मी बेंथम के कुछ विचार थे जो मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में जो लिखित वाले हमारे छात्र छात्र रहे हैं या ऑब्जेक्टिव वाले, सभी में प्रश्न आपसे पूछा सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बात क्लियर हो गई चीज़ें। अच्छा, दार्शनिक को गुरुवाद के नाम से भी पुकारा जाता है बेंथम के दर्शन को, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन स्टुअर्ट मिल की पहली महत्वपूर्ण पुस्तक का प्रकाशन 1848 में हुआ था, उस पुस्तक का क्या नाम था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो मिल हैं इनकी अगर बात की जाए तो किसके शिष्य हैं भाई? बेंथम के प्रमुख शिष्य हैं, जर्मी बेंथम के शिष्य हैं जे.एस. मिल, और खास करके मिल के पुत्र हैं, खास करके मतलब कि जेम्स मिल। बेंथम के कौन हैं, सब समझे एक बार। जो जर्मी बेंथम हैं उन बेंथम के शिष्य हैं कौन? जेम्स मिल, ठीक है। बेंथम के कौन हैं? बेंथम जो थे उनके शिष्य कौन थे? जेम्स मिल, ठीक है, जेम्स मिल, ओके। और जेम्स मिल के पुत्र का क्या नाम है? इनके लड़के हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात की जाए तो वो किसके लड़के हैं? वो बेंथम के लड़के हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था लंदन में ही 20 मई को 1806 ईस्वी में जन्म हुआ था। और अपने पिता के संरक्षण और सख्त अनुशासन में जॉन स्टुअर्ट मिल की शिक्षा का क्रम जो है वो पालने से ही प्रारंभ हो गया। जब वो बचपन से ही थे, पालने में झूला झूलने की उम्र थी, तब से पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी उनकी। और आप देखते हैं कि तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र का ग्रीक और लैटिन और अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं में इन्होंने अध्ययन किया। और 16 साल की उम्र तक आते आते एक प्रौढ़ विद्वान ये बन चुका था जॉन स्टुअर्ट मिल। और ख़ास करके आप देखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो है ये एक प्रकार से बहुत विद्वान व्यक्ति था। और इसकी कई सारी मतलब कृतियाँ भी आप देखते हैं, जैसे कि
कई सारी रचनाएं इनकी बड़ी फेमस हैं। एक तो अ सिस्टम ऑफ लॉजिक, दूसरी रचना है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तीसरी रचना इनकी है ऑन लिबर्टी, बड़ी फेमस रचना है ऑन लिबर्टी, खास करके एग्जाम में बार बार पूछी भी जाती है। इसके अलावा जो है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इनकी रचना है। इसके अलावा यूटी मतलब यूटी रिलेटेड मतलब कि रिलेटिविज्म इनकी भी रचना है। इसके अलावा थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी रचना है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, और इसके अलावा इनकी एक रचना और है ऑटोबायोग्राफी, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है भाई कि इनकी पहली रचना कौन सी है, पहली महत्वपूर्ण रचना है जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1848 में हुआ। वो रचना, उस रचना का क्या नाम है, तो उस रचना का नाम है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन किस वर्ष किया था। तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफी जो इनकी पुस्तक है उसका प्रकाशन कब किया था भाई, तो उस पुस्तक का प्रकाशन किया था 1873 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, जेएस मतलब कि जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को किस प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से संग्रहित किया है, बताइएगा। तो किस पुस्तक के माध्यम से स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों को किस पुस्तक के माध्यम से संग्रहित किया, इकट्ठा किया है, तो उस पुस्तक का नाम स्वतंत्रता का निबंध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रश्न है कि सनकीपन विकृत मस्तिष्क और चारित्रिक दुर्बलता का परिणाम है और इसके लिए मतलब उसे प्रोत्साहित करने के बजाय उसका दमन करना ही उचित है। उक्त कथन किस विद्वान ने मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर प्रतिक्रिया में कहा था। तो इस विचार को किसने कहा था भाई, इसको कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है जो है डेविडसन। ऑप्शन नंबर ए में दिया डेविडसन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अल्पमत सरकार का समर्थक कौन माना जाता है। अल्पमत सरकार का समर्थक कौन माना जाता है भाई, तो माना जाता है मिल। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल को ही माना जाता है अल्पमत सरकार का समर्थन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। ओके, चले भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक पुस्तक है द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, उसके लेखक कौन है भाई, लास्की महोदय। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। लास्की महोदय से भी एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इनकी पुस्तक है द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, द अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये सब पुस्तक इन्हीं की हैं। इसके अलावा कम्युनिज्म पुस्तक भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा सोशलिज्म एंड फ्रीडम पुस्तक है लास्की की। कार्ल मार्क्स के विचारों पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। और इनकी एक बड़ी पुस्तक मतलब एक पुस्तक है बड़ी फेमस है, आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी पुस्तक बड़ी फेमस है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की पुस्तकें इन्होंने लिखी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड, इसके अलावा डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, ये सब पुस्तक किसकी हैं, ये सब जो है लास्की महोदय की ही पुस्तक है। एच.जे. लास्की बोलते हैं इनको, हैरोल्ड जोसेफ लास्की इनका पूरा नाम है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। और 1893 में इनका जन्म होता है 30 जून को। ठीक है, और ख़ास करके इनका जन्म होता है लास्की महोदय का हंगरी में इनका जन्म होता है। और ब्रिटिश नगर मैनचेस्टर में बस गए या करके, और यहीं से कट्टर यहूदी परिवार में नेथल लास्की के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये लास्की महोदय के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका आ चुका है भाई, किसका प्रश्न आपका आ चुका है, इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मतलब आदर्शवादी दार्शनिक मतलब आदर्शवादी थॉमस हिल ग्रीन का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, और एग्जाम में प्रश्न आपका आ सकता है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो टी.एच. ग्रीन के बारे में आपसे पूछ रहा है कि जो इंग्लैंड के एक प्रकार से प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक रहे हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था ग्रीन महोदय का। तो ग्रीन महोदय के अगर जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था 1836 ईस्वी में। एक मध्यम वर्गीय पादरी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो थे इंजीलवादी संप्रदाय के अनुयायी थे, और इनका जन्म जो हुआ था ये यॉर्कशायर के बर्किन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक रहे हैं ये। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
टॉमस या थॉमस हिल ग्रीन का पूरा नाम है। ओके, तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा सकता है। इनके मुख्य ग्रंथ की अगर बात की तो उसका नाम है जो है प्रोलेगोमिना टू इथिक्स, इनकी एक रचना है। इसके अलावा एक रचना इनकी है 4 लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश रेवोल्यूशन। इसके अलावा इनकी एक रचना और भी है, लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा एक रचना इनकी और भी है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स ओब्लिगेशन। ठीक है, तो ये भी पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है। ओके, और खास करके राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से अगर देखें तो जो थॉमस ग्रीन की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन जो पुस्तक है एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पुस्तक बड़ी फेमस है। और इसके अलावा लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये दोनों पुस्तकें बड़े महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल वे में अगर देखा जाए, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सामान्य इच्छा का भी सिद्धांत रहा है, संप्रभुता का सिद्धांत भी दिया टी.एच. ग्रीन ने, तो बड़े अच्छे विद्वान रहे हैं। और आप देखते हैं इन्होंने दंड संबंधी भी विचार दिया है और भी कई संपत्ति संबंधी भी विचार टी.एच. ग्रीन महोदय ने दिया है। तो ग्रीन का योगदान कहीं न कहीं पे आप देखते हैं, इन्होंने उदारवाद और उपयोगितावाद को समय अनुकूल बनाया, ठीक है, और खास करके आदर्शवाद की उग्रता को कम किया और व्यक्तिवाद के साथ संबंध भी स्थापित किया। तो कहीं न कहीं पे टी.एच. ग्रीन जो है इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध आदर्शवादी जो है विद्वान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया था कि सुप्रसिद्ध आदर्शवादी थॉमस हिल ग्रीन का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था भाई कब, इनका जन्म हुआ था 1836 में 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं है वरन इच्छा है, ये किसका मत है। तो मैंने बताया था कि भाई सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको दिया टी.एच. ग्रीन महोदय ने ही। ऑप्शन नंबर ए सी लगा दीजिएगा। ग्रीन महोदय ने ही कहा कि राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं होता है वरन इच्छा होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हमेशा प्रश्न आता है तो इसको एकदम से रट लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि थॉमस हिल ग्रीन की मृत्यु के बाद उनके मुख्य शिष्य कौन थे, बताएं। तो थॉमस हिल ग्रीन की मृत्यु के बाद में उनके शिष्य कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंट तो उनके शिष्य थे भाई, उनके शिष्य का नाम है R.L. नेटलशिप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की, अगला प्रश्न है, थॉमस ग्रीन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कब शिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए थे, तो ये कब गए थे भाई, तो ये खास करके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए जो एडमिशन लिया था इन्होंने वो लिया था 1882 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, थॉमस ग्रीन की मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 1882 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, हीगल से रिलेटेड प्रश्न है। तो हीगल की अगर बात की जाए तो हीगल का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले प्रश्न तो यही बन जाता है कि भाई हीगल जो व्यक्ति हैं इनका पूरा नाम क्या है। तो हीगल की बात करें तो हीगल का पूरा नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। ठीक है, क्या नाम है हीगल का पूरा नाम, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल इनका पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। और हीगल की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ था ये खास करके कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ के विद्वान है भैया, जर्मनी के विद्वान हैं। और जर्मनी का एक नगर है स्टुटगार्ट, उसी स्टुटगार्ट नगर में इनका जन्म हुआ था हीगल महोदय का। कब हुआ था तो आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न ही पूछ लिया गया। तो 1770 ईस्वी आपको ऑप्शन सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1770 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ख़ास करके ये बर्लिन विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे और जर्मन आदर्शवाद के सिद्धांतों के विकास को चरम शिखर तक पहुंचाने का काम जो है, और इसके अलावा राज्य की सर्वोच्च सत्ता का शक्तिशाली ढंग से प्रतिपादन करने का जो है काम जो किया वो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल महोदय ने ही किया, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, इन्होंने 1793 ईस्वी में अपना अध्ययन समाप्त करके स्नातक की उपाधि प्राप्त करी थी और इसके बाद में 6 वर्ष तक बर्न और फ्रैंकफर्ट में अध्यापक का कार्य किया। और पिता की मृत्यु के बाद में 1821 ईस्वी में जर्मनी के सांस्कृतिक पुनरुत्थान केंद्र जेना में पढ़ता है, तो वहीं पर ये चले जाते हैं और जहां कुछ समय के बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थान मिल जाता है। किंतु नेपोलियन के आक्रमण के कारण से इनको वहां से कुछ ही अरसे बाद भागना पड़ता है और इसके बाद में कुछ समय के लिए एक समाचार पत्र का संपादन भी किया और भी तमाम सारे काम इन्होंने करते गए। और इनका जो ग्रंथ है खास करके यहीं पर उन्होंने एक प्रकार से क्या किया था,
एक ग्रंथ है इनका, बड़ा फेमस ग्रंथ है, बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद लिखा उन्होंने। उस ग्रंथ का नाम है साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक एक प्रकार से बड़ा अच्छा पुस्तक, मतलब बड़ी अच्छी पुस्तक है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल की, ये बात ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके आप देखिएगा इनका और भी एक प्रकार से बढ़िया एक रचना है, दार्शनिक विज्ञानों का विश्वकोश लिखा इन्होंने 1817 ईस्वी में। बहुत ही बड़ा ग्रंथ माना जाता है ये। तो एक प्रकार से इनका जो विद्वान, इनका तमाम प्रकार के ग्रंथ हैं। अधिकार का दर्शन लिखा, इतिहास का दर्शन लिखा, सरकारी दार्शनिक रचना लिखी, तो कई प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी है। और 61 वर्ष की उम्र में अचानक से एक बीमारी हो गई थी इनको, हैजे की बीमारी, और उस हैजे की बीमारी में इनका देहांत हो जाता है। कई सारी पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस हैं, जैसे कि द फिलोसॉफी ऑफ लॉ पुस्तक इन्हीं की लिखी हुई है, ठीक है, या फिर द फिलोसॉफी ऑफ जो है राइट भी कहा जाता है इसी रचना को। इसके अलावा फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, ये सब पुस्तक इनकी हैं। एक प्रकार द फिलोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये सब पुस्तकें इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। और हीगल महोदय का द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी बड़ा फेमस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो प्रश्न आपसे बहुत सारा हीगल से बनता है, तो इसीलिए मैंने हीगल के बारे में द्वंद्वात्मक पद्धति का, हीगल ने राज्य मतलब कि द्वंद्वात्मक पद्धति के विचार भी दिए हैं, और राज्य के संबंधी विचार इनके रहे, स्वतंत्रता संबंधी विचार भी दिया हीगल महोदय ने, संविधान से संबंधित विचार दिया, दर्शन। अच्छा, हीगल वादी दर्शन की आलोचनाएं भी विद्वानों ने करी है, क्योंकि हीगल राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करते हैं। हीगल का दर्शन जो है निष्पक्ष नहीं होता है। हीगल ने व्यक्ति को राज्य की बेदी पर बलिदान कर दिया है। तो हीगल जो है खास करके एक सर्वाधिकारवादी राज्य का अंधभक्त व्यक्ति माना जाता है। बारकर महोदय कहते हैं कि राष्ट्र राज्य को एक रहस्यात्मक स्तर पर पहुंचा दिया इसने, हीगल महोदय ने, ठीक है। तो हीगल के एक प्रकार से बात किए तो हीगल के द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता वास्तविक दृष्टि से अगर देखें तो स्वतंत्रता नहीं बल्कि परतंत्रता मानी जाती है वो, ठीक है। और हीगल के राज्य दर्शन ने खास करके राष्ट्रीय और जातीय अहंकार की भावना को अनुचित प्रोत्साहन प्रदान किया। और इसके अलावा हीगल का दर्शन जो है ये अति बौद्धिकता से पीड़ित कहीं ना कहीं पे माना जाता है। इसको एक प्रकार से कहा भी जाता है कि विवेकशीलता ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशीलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं वोहान महोदय इसके संदर्भ में कहते हैं हीगल के बारे में कि हीगल की इस अति बौद्धिकता का मुख्य कारण स्थापित व्यवस्था के प्रति अंधविश्वासपूर्ण मतलब सम्मान तथा उसे विशृंखलित अथवा संशोधित करने वाली प्रत्येक इकाई के प्रति अंधविश्वास की भावना थी। हीगल की बात करें तो हीगल जो था इसने वीर पूजा की भावना को प्रोत्साहित किया है, और खास करके हीगल ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियंत्रण से भी मुक्त कर दिया। तो हीगल जो था ये व्यक्ति को किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध करने का अधिकार प्रदान नहीं करता था। तो एक प्रकार से इसके विचारों की आलोचना खूब जम करके हुई। और इसके अलावा राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक विकास का अंतिम चरण नहीं है, हीगल यह स्वीकार करता है। तो इसके अलावा इसकी बहुत सारा इसके योगदान का महत्व भी है, चूँकि इसने बहुत सारे चीज़ें, हीगल की सबसे बड़ी और सबसे पहली देन ये है कि उसके द्वारा प्रतिपादन जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसका सिद्धांत बड़ा फेमस है। दूसरी बात, दूसरा महत्वपूर्ण जो उसका देन है जो है राजनीति शास्त्र को, वो देन है राष्ट्रीय राज्य का सिद्धांत। तीसरी बात जो उसने अच्छी बताई है उसके द्वारा जो प्रगति का विचार है वो भी बड़ा फेमस विचार है। और चौथी देन जो उसकी है खास करके पॉलिटिकल साइंस को, वो देन है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध में आंगिक एकता पर बल दिया उसने। इसके अलावा जो सबसे अंतिम बात है और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि मैकियावेली के विरुद्ध उसके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया कि राजनीति और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध है, ऐसा स्वीकार करता हीगल महोदय, ठीक है। तो हीगल विद्वान भी था और विचारक भी था, लेकिन हालांकि कहीं ना कहीं पे इसकी आलोचनाएं भी खूब जम करके हुई विद्वानों के द्वारा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्रश्न है ईसा मसीह का जीवन चरित्र किसने लिखा है। तो ईसा मसीह का जीवन चरित्र लिखने वाला जो विद्वान है वो हीगल ही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हीगल के द्वारा निम्न में से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है भाई। तो हीगल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया खास करके आप देखिए फिलोसॉफी ऑफ राइट और साइंस ऑफ लॉजिक, ये दोनों जो लिखे गए हैं इसी के द्वारा लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें आप सी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आ और बा दोनों। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न आपका आ चुका है हीगल के बारे में, ठीक है। प्रश्न क्या आपका आ चुका है भाई, साइंस ऑफ लॉजिक और वगैरह पुस्तकें तो इसी की है ना, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न क्या आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है आपका भाई,
प्रश्न आपका है, देखेंगे कि हीगल का विशाल ग्रंथ, प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर देखेंगे, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंस किस सन में प्रकाशित ये रचना है। ये हीगल की ही रचना है और बड़ी विशाल रचना है। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था भाई, 1817 में। ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, स्पिरिट ऑफ फिलोसॉफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्पिरिट ऑफ फिलोसॉफी जो पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी गई किसके द्वारा भाई, हीगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीगल का राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है इनमें से। तो हीगल की अगर बात की तो हीगल जो है राज्य के संबंध में क्या कथन कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवधारणा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि भाई राज्य के विरुद्ध या राजा के विरुद्ध जो है प्रजा जो है एक प्रकार से बोल नहीं सकती ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा, ठीक है, इस पर भी अंकुश लगाते हैं। अगला प्रश्न, हीगल का दर्शन कौन, मतलब निम्न में से कौन से वाद का आधार है। तो हीगल का जो दर्शन है खास करके ये सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देता है, इसका आधार है सर्वाधिकारवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका आ चुका है मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में प्रश्न आपका आ चुका है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कब हुआ था, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में, और ख़ास करके 5 मई को इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। अच्छा, आपसे पूछेगा कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म तो कहाँ पर हुआ था भाई बताएं, जर्मनी के छोटे से नगर एक प्रकार से ट्रायल में इनका जन्म हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, यहूदी धर्म का वो परिवार था जब इनका जन्म हुआ था, मतलब यहूदी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। और ख़ास करके कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता भी माना जाता है। और मार्क्स के पूर्व भी समाजवादी विचारधारा का अस्तित्व विद्यमान था, लेकिन वह सिर्फ एक आदर्श के रूप में ही समाजवाद था। रूस एक प्रकार से आप देखते हैं मार्क्स अकेला व्यक्ति था जिसने क्या किया, मतलब पूरे विश्व को हिला दिया अपने विचार से। कार्ल मार्क्स कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि हिंदी के, अंग्रेजी के, यहाँ तक कि हर एक साहित्य जो उस समय के साहित्य थे उसमें मार्क्सवाद एक प्रकार से झलकने लगता है। प्रगतिवादी विचारकों में हिंदी साहित्य में हम देखते हैं प्रगतिवादी जो आंदोलन चला या प्रगतिवादी जो लेखक हुए हिंदी साहित्य में या कवि हुए हैं, उनमें आप देखते हैं प्रगतिवाद में मार्क्सिस्ट विचारधारा आपको दिखाई पड़ती है। और आज भी आप देखते हैं मार्क्सवादी विचारधारा आप देखते हैं हर जगह पर एक प्रकार से जो मार्क्सवाद है वो प्रभावी है। अच्छा, मार्क्सवाद में एक प्रकार से कुछ चीज़ें अपनी तरफ से लोग जोड़ करके उसको एक प्रकार से और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई को 1818 में हुआ था। जर्मनी का एक नगर है ट्रायल, वहीं पर उसी ट्रायर नगर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ख़ास करके यहूदी परिवार में इनका जन्म तो हुआ था, लेकिन बाद में ईसाई धर्म को इन्होंने अपना लिया था। और ये बचपन से ही एक मेधावी छात्र हुआ करते थे कार्ल मार्क्स। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो ट्रीब्स के व्याकरण स्कूल के बाद में, मतलब वहीं पर शुरुआती शिक्षा हुई। उसके बाद में फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से 17 वर्ष की आयु में कहाँ पर चले जाते हैं, बोन विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। और वहाँ से कुछ समय के बाद में ये बर्लिन विश्वविद्यालय में चले जाते हैं। वहाँ पर हीगलवादी दर्शन जो है उससे प्रभावित होते हैं। और यहाँ से वह खास करके जेना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते, वहाँ पर जाते हैं। और खास करके 1841 में 33 साल की आयु में शोध पूर्ण कर लिया इन्होंने। और शोध करने के बाद में पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर ली। तो एक प्रकार से लगभग पीएचडी का मतलब एक प्रकार शिक्षा का एक प्रकार से लगभग बहुत ऊंचा स्तर होता है पीएचडी का। तो उस समय तक इन्होंने काम किया। और मार्क्स का जो विचार है वो खास करके बहुत फेमस विचार रहा है संसार में, हर जगह आप देखते हैं इनका विचार है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनका विचार है। और खास करके और भी तमाम सारे विचार इनके आपको दिखाई पड़ेंगे। वर्ग संघर्ष का विचार इनका बड़ा फेमस है, ठीक है। तो खास करके इनके प्रमुख सिद्धांत में नाम आता है, पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत इनका है कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा सिद्धांत इनका है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत है मार्क्स का सामाजिक क्रांति का सिद्धांत, और छठवां सिद्धांत है मार्क्स का राज्य सिद्धांत, ठीक है। तो ये 6 सिद्धांत इनके बड़े फेमस हैं, ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, मार्क्स का जन्म किस सन में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था भाई, 1818 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते। कब हुआ था इनका जन्म भाई, 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, 5 मई को। अच्छा, इनकी रचनाएं भी बहुत सारी हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि इनकी रचना कौन सी है मार्क्स की,
जैसे पवित्र परिवार इन्हीं की रचना है। इसके अलावा दी दर्शन की दी दर्शन की दरिद्रता, इसके अलावा फ्रांस में वर्ग संघर्ष, तो दर्शन की दरिद्रता, ये सब रचनाएं किसकी है? इन्हीं की है। 1847 में प्रकाशन में आई थी दी दर्शन कि दर्शन की पवित्रता, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ठीक है, ये सब रचना। इसके अलावा इनकी रचना है एक वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, यानी मूल्य, कीमत और लाभ, ये भी रचना कार्ल मार्क्स की है। 1865 में प्रकाशन हुआ इस रचना का। इसके अलावा फ्रांस में जब गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय उसकी भी पुस्तक लिखी है, द सिविल वार इन फ्रांस, 1870 से 71 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इस पुस्तक का। तो कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी के अतिरिक्त खास करके मार्क्स ने और भी तमाम सारी पुस्तकों को लिखने का काम किया है। चर्चा करेंगे मार्क्स के बारे में। प्रश्न अगला कि मार्क्स का जन्म ट्रायर नगर में हुआ था। यह नगर किस देश में है? तो यह नगर किस देश में भाई? मैंने आपको बताया था यह नगर कहाँ पर है? जर्मनी में है। कहाँ पर है यह नगर भाई? जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मार्क्स का जन्म जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जर्मनी में है, छोटा सा नगर है ट्रायर, वहीं पर इनका जन्म हुआ था यहूदी परिवार में, और बाद में फिर हिंदू बोल रहा हूँ, जो है ये क्या बन जाती है? ईसाई बन जाते हैं। प्रश्न अगला आपका आ चुका है, मार्क्स ने किस सन में एक उदारवादी सैनिक समाचार पत्र रायनिचे जयतुंग का संपादन किया था? तो किस सन में किया था भाई? जो है उदारवादी सैनिक समाचार पत्र का नाम है रायनिचे जयतुंग। इसका संपादन इन्होंने किया था 1842 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना करी है? बताएं। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना करी है भाई? पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, उस पुस्तक की रचना करी है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, मार्क्स के किस कार्यक्रम को क्रांतिकारी कहा गया है? तो इनके खास करके जो मैनिफेस्टो कार्यक्रम है उसको क्रांतिकारी कार्यक्रम बताया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आपकी स्क्रीन के लिए बहुत ही कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न आपका है जो है प्रश्न क्या है आपका? मैरी वोलेन वोल स्टोन क्राफ्ट। तो ये खास करके एक लेखिका हैं, अंग्रेजी लेखिका हैं, दार्शनिक हैं, विद्वान हैं, प्रसिद्ध उपन्यासकार थी ये मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, स्त्री हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और महिलाओं के लिए शैक्षिक और सामाजिक समानता की प्रबल समर्थक थी, और महिलाओं की समानता और पारंपरिक स्त्रीत्व की आलोचना के लिए उनकी वकालत लगातार महत्वपूर्ण होती गई। और वर्तमान में मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट को संस्थापक नारीवादी दार्शनिकों में से एक माना जाता है, ठीक है। और ये खास करके इनका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा है। इनके जीवन का प्रभाव इनकी लेखनी में भी आपको देखते हैं प्रदर्शित होता है। लेखनी में इनकी पता चलता है, इनकी रचनाओं को अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा इनके जीवन के बारे में, ठीक है। नारीवादी विचारक हैं और अक्सर उनके जीवन और कार्य दोनों में एक प्रकार से आप देखते हैं नारीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। और 20वीं सदी की शुरुआत तक मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट को एक रूढ़िवादी विचारों के लिए जाना जाता था और एक नारीवादी आंदोलनकर्ता के रूप में इनकी प्रसिद्धि हासिल हुई है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई कि इनका जन्म कब हुआ था? किसका भाई? इन्हीं का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है, क्या नाम है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैरी वोल स्टोन क्राफ्ट, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनका जो जन्म हुआ था भाई, इनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1959 ईस्वी को, ठीक है। इनका जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब हुआ था? 1959 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, 27 अप्रैल को। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पर 1959 थोड़ा सा गलत प्रिंट हो चुका है। 1959 में इनका जन्म नहीं हुआ था, 1759 आप कर लीजिएगा। यहाँ पर सारे में 1700 कर लीजिएगा, थोड़ा सा 19 यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 1759 कर लीजिएगा, ठीक है। 1759 में इनका जन्म हुआ था, 27 अप्रैल 1759 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था भैया? तो लंदन में इनका जन्म हुआ था। वहीं पर एक जगह है स्पिटलफील्ड्स, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था एडवर्ड जॉन वोल स्टोन क्राफ्ट, एक बुनकर थे वो, ठीक है, बुनकर के बेटे भी थे। और इनकी माता जी का नाम था एलिजाबेथ डिक्सन, वो एक आयरिश महिला थी, ठीक है। और ख़ास करके आप देखते हैं इनका जीवन मुश्किलों से भरा रहा है
और कई प्रकार की चीज़ें रही हैं मैरी वॉलेनस्टोनक्राफ्ट के बारे में, एग्जाम में प्रश्न आपसे आ सकता है, ठीक है। और इनकी कई सारी रचनाएं भी पढ़ी फेमस, जैसे इनकी एक रचना है बेटियों की शिक्षा पर विचार पर, इन्होंने लिखा 1787 में रचना प्रकाशित हुई, और एक प्रसिद्ध सफल लेखिका मानी जाती हैं ये, ठीक है। तो और भी इनकी रचनाएं जैसे कि मैरी आ एक्शन, मतलब मैरी आ फिक्सन इनकी एक रचना है 1788 में प्रकाशन में, बड़ी फेमस रचना है। और इनकी रचना है वास्तविक जीवन की मूल कहानियाँ, यानी ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, इनकी एक रचना है। इसके अलावा इनकी इनकी एक रचना है पुरुषों के अधिकारों की पुष्टि, 1790 में प्रकाशन में आई। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट किस तरह की दार्शनिक थी? तो ये किस तरह की दार्शनिक थी भैया? ये दार्शनिक थी, नारीवादी दार्शनिक थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन किस वर्ष लिखी गई थी ये पुस्तक? तो यह पुस्तक आपकी लिखी गई थी किस वर्ष भाई? ये लिखी गई थी 1792 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए भाई? तो खास करके ये कहती है कि जो महिलाओं की शिक्षा है वो तार्किक और अमूर्त विचारों पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि निम्न में से कौन सी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक इनमें से? तो कौन सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई भाई? तो उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है डिस्कोर्सेस ऑन इनक्वालिटी, 1755। ये पुस्तक नहीं लिखी गई। बाकी इनकी पुस्तक, ये सारी तीनों पुस्तकें हैं। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, 1787 में प्रकाशन में आई। ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, 1788 में। 1798 में एक पुस्तक इनकी प्रकाशन हुई, मेरिया और द रॉन्ग्स ऑफ वीमेन, ठीक है। तो ये पुस्तकें इन्हीं की हैं। जो डी नंबर में दी है डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी, ये पुस्तक इनकी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विवाह में महिलाओं को समाज में, मतलब समाज के गहने या संपत्ति के रूप में देखना गलत है। महिलाओं को मानव के समान, मतलब महिलाओं को मानव के समान अधिकार दिया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भाई? यह कथन भी इन्हीं का है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, महिलाओं के लिए अधिकारों की पुष्टि के बारे में क्या सत्य है, बताएं। तो महिलाओं के लिए खास करके महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है भाई? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला ही कथन सत्य, महिला समानता के लिए लिखी गई एक पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तो महिलाओं के अधिकारों की पुष्टि एक पुस्तक है, महिला समानता के लिए लिखी गई है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार जितने भी लोग दिख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा निम्न में से किसकी आलोचना की गई है? तो किसकी आलोचना की गई भाई? फटाफट से आप बताएंगे। तो इन्होंने किसकी आलोचना करी है? इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना खूब जम करके करी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लेखिका मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और विलियम गॉडविन की बेटी थी? बताएं, इनमें से कौन सी लेखिका जो है वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट और विलियम गॉडविन की बेटी थी? तो कौन थी भाई? उनका क्या नाम था? उनका नाम था शैली। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शैली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की पहली कृति यानी पहली रचना का नाम क्या है? उनकी पहली रचना है जो है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पुस्तकें थी इन्हीं की, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें, एक बार जितने भी लोग दिख रहे हो वीडियो को शेयर करेंगे सभी लोग दोस्तों के पास अपने। प्रश्न आपका आ चुका है, अच्छा सोशियोलॉजी का भी आप बताएंगे तो मैं दे दूंगा, और हिंदी का मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करवा दिया है। चले, प्रश्न आपका है, सिमोन द बोवार एक थी, यह भी एक महिला थी, और खास करके फ्रांसीसी लेखिका थी, फ्रांसीसी दार्शनिक भी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए और बी दोनों लग जाएगा, आ एंड बा दोनों, क्योंकि ये एक फ्रांसीसी लेखिका के साथ साथ दार्शनिक भी थी, और इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है। इनका जन्म जो हुआ था 9 जनवरी को हुआ था
1908 में इनका जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान रखें। कब हुआ था? 1908 में इनका जन्म हुआ था। किसका? सिमोन द बोवार का, मतलब बोवार का इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में 9 जनवरी को पेरिस में हुआ था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। एक मध्यम वर्गीय कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ था और पहली संतान होने के कारण से उन्हें माता पिता का बहुत प्यार मिला था सिमोन को। और इनको 1913 में लड़कियों के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। 10 साल की अवस्था आते आते सिमोन ने खास करके अपना सर्जक व्यक्तित्व पहचान लिया और घंटों कल्पना लोक और कल्पना इमेजिन करने में ज़्यादा माहिर थी। एक एक घंटे तक इमेजिन किया करती थी, पुस्तकों में खोई रहती थी हमेशा। और खास करके इस लड़की ने तय कर लिया था कि वह लेखक ही बनेगी और उसकी नियति यही है कि भाई वो लेखक ही बनेगी। पुस्तकें और केवल पुस्तकें ही उसके दिमाग में घूमा करती थी। मतलब एक प्रकार से बड़ी मोटिवेशन स्टोरीज की रही है सिमोन की। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जब 14 वर्ष की किशोरी ये थी तभी एक दिन ऐलान कर बैठी थी कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारी यीशु पर विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि माता इसके इसी बात से दुखी रहती थी, मतलब कि वो भगवान जो ईसाई के होते हैं जो यीशु, तो उनको भी नहीं मानती थी। मतलब वो एक प्रकार से कहती थी कि मैं एक प्रकार से प्रार्थना नहीं करूंगी। जैसे आप देखते हैं कविता है कि वरदान मांगूंगा नहीं, तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में तिल तिल मिटूंगा, पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। तो एक प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार से थी। इनकी कई सारी रचनाएं भी हैं, जैसे कि इनकी रचना है द सेकंड सेक्स, इनकी एक रचना है। इसके अलावा द मेंडारिस इनकी रचना है। इसके अलावा इनकी रचना है ऑन मेन और मॉर्टल, चौथी रचना इनकी है ऑल सेड एंड डन। इसके अलावा इनकी और रचना पांचवी रचना है द ब्लड ऑफ अदर्स। इनकी छठवीं रचना है द कमिंग्स ऑफ एज। इनकी जो सातवीं रचना उसका नाम है द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी। और इनकी आठवीं रचना का नाम है, कौन सी रचना इन्होंने लिखी है, जो है सी केम टू स्टे। और भी तमाम से रचनाएं जैसे कि विटनेस टू माई लाइफ, द वीमेन डिस्ट्रॉयड। इसके अलावा अ वेरी इजी डेथ। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी और है व्हेन थिंग्स ऑफ द स्पिरिट कम फर्स्ट। तो इन्होंने कई सारी रचनाएं भी लिखी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, ये क्या थी भाई? एक फ्रांसीसी लेखिका थी, दार्शनिक भी थी। अगला प्रश्न, सिमोन द बोवार का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था भाई कहाँ पर? मैंने आपको बताया था कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, पेरिस में हुआ था, फ्रांस की राजधानी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिमोन द बोवार की रचना है इनमें से, तो बताइए इनमें से कौन सी रचना है भाई? तो इनमें से वुमेन डिस्ट्रॉयड इनकी रचना है, बिल्कुल ठीक है। सी केम टू स्टे भी इनकी रचना है, द ब्लड ऑफ अदर्स भी है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ये सभी रचनाएं इन्हीं की हैं। अगला क्वेश्चन से आप देखें, सिमोन द बोवार का जन्म जो है वो कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था भाई? इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक मतलब प्रश्न है आपका। इनका जन्म कब हुआ था? 1908 में हुआ था, 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, सिमोन द बोवार का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था कब भाई? इनका निधन हुआ था 14 अप्रैल 1986 को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, मतलब करेंगे सभी लोग कि अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, जॉन राज से रिलेटेड है। प्रश्न बड़ा ही फेमस है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। प्रश्न आपका है अगला प्रश्न कि जॉन राल्स का जन्म कब हुआ था? तो जॉन राल्स की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1921 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के एक प्रकार से चिंतक हैं, दार्शनिक हैं ये, मतलब दार्शनिक थे खास करके। कौन? खास करके जॉन राल्स। 2002 में इनका निधन हो गया था, 24 नवंबर को 2002 ईस्वी में। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है इनकी। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अ थियरी ऑफ जस्टिस, बड़ी फेमस पुस्तक है। 1971 में प्रकाशन में आई थी ये पुस्तक। ठीक है, और तहलका मचा करके रख दिया है। ठीक है, उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है ये। ठीक है, अ थियरी ऑफ जस्टिस। ओके, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? तो ये जॉन राल्स हैं। ओके, और जॉन राल्स की पुस्तक जो 1971 में आई, ये अ थियरी ऑफ जस्टिस, खास करके इसमें राल्स महोदय ने न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकीकृत और तर्कपूर्ण संरचना प्रस्तुत करी थी। 1993 ईस्वी में इनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित होती है, पॉलिटिकल लिबरल, मतलब कि जो है लिबरलिज्म,
ये पुस्तक बड़ी फेमस है और न्याय के सिद्धांत की सशक्त आलोचना को ध्यान में रखते हुए न्याय के सिद्धांत को संशोधित रूप में प्रकट किया अपनी इस पुस्तक में, दूसरी पुस्तक में। ये तो बड़े फेमस विद्वान हैं अमेरिका के, और अमेरिकी उदारवाद में न्याय सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की है जॉन रॉल्स ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बड़े फेमस विद्वान रहे ये जॉन रॉल्स। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स किसके विरोधी थे? तो जॉन रॉल्स की अगर बात की जाए तो ये किसके विरोधी थे भाई? ये उपयोगितावाद के प्रबल विरोधी थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक सुव्यवस्थित समाज की शर्त है। एक सुव्यवस्थित समाज की क्या शर्त है भाई? तो ये सारी शर्तें हैं, न्याय की परिस्थितियाँ, मैक्सिमिन नियम और खास करके वस्तुनिष्ठ परिस्थितियाँ, ये सब क्या हैं? एक सुव्यवस्थित समाज की शर्तें हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, न्याय के सिद्धांत हैं। न्याय के सिद्धांत, कितने सिद्धांत हैं न्याय के भाई? न्याय के 2 सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रॉल्स हैं अमेरिकी चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, समतावादी हैं, या फिर ये चीज़ सभी हैं? तो भाई ये अमेरिकी चिंतक भी हैं, दार्शनिक भी हैं और समतावादी विचारक हैं रॉल्स महोदय, जॉन रॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आपने लगभग बहुत सारे प्रश्नों के बारे में समझ लिया। और एक प्रश्न और भी आपसे पूछ सकता है भाई, किसके बारे में? आपसे पूछ सकता है कि हन्ना अरेंडेट का जन्म कब हुआ था? तो हन्ना अरेंडेट एक प्रकार से इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था भाई? तो इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1906 में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, हन्ना अरेंडेट का जन्म हुआ था। ओके, और ये खास करके ये यहूदी परिवार से रिलेटेड है। ओके, इसके अलावा माइकल जोसेफ ओकसार्ड भी फेमस विद्वान हैं, एक ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, दार्शनिक हैं, शिक्षक हैं। ये 11 दिसंबर को जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में इनका। और ख़ास करके चेसफील्ड कैंट इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। आदर्शवादी ब्रिटिश राजनीतिक सिद्धांतकार, दार्शनिक और शिक्षक रहे हैं ये, ठीक है। और ख़ास करके इसी परंपरा से रिलेशन भी रखते हैं ये, ख़ास करके आदर्शवाद से। ओके, तो ये एक प्रकार से कुछ प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में आ सकते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो 2 वीडियो मात्र आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है, बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो छात्र छात्राएं हमारे संस्कृत लिए हुए हैं वो चैप्टर 1 देख लीजिएगा संस्कृत का, ठीक है। इसमें मैंने विस्तार से आपको बता दिया और मॉडल पेपर भी संस्कृत का दे दिया है, इंग्लिश का भी दे दिया, हिंदी का दे दिया, हिंदी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा दिया है राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय का, तो आप देख लीजिएगा। बाकी विश्वविद्यालयों का जैसे जैसे पेपर होगा मैं सॉल्व करवाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों के लिए मॉडल पेपर तैयार हो रहे हैं, सभी लोग आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में बना दूंगा जल्दी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ओके, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा, लगातार मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप सभी वीडियो को, सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आप सेकंड सेमेस्टर में है तो 2022 वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सेकंड सेमेस्टर की वीडियो जल्दी आपके समक्ष आएंगी। धन्यवाद।